अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। नावल हलाल जुर्रत, ये अंदाज़ा तो इन्हें हो ही चुका होगा कि पहले हमले में हमारा जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमारे जवानों की लाशें देख ली होंगी और वो फौजी जो पसपा होने के बाद वापस चले गए थे, उन्होंने यकीनन इस बात की खबर आगे दे दी होगी। अब चौकी में कितने आदमी मौजूद हैं, इसका इन्हें खत्मा अंदाजा नहीं होगा, लेकिन अगर वो हमारी लाशें गिन गए थे तो वो जानते होंगे कि अब चौकी में 2-4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अगरचे मैंने वायरलेस पर बार बार गुफ्तगू के दौरान 2-3 मुख्तलिफ आवाजों और लहजों में बात की थी, मगर गुफ्तगू दरमियान में सुनने वाले लोग कितने बेवकूफ या कितने होशियार थे, इसका अंदाजा तो मैं नहीं कर सकता था। ये बात यकीनन वो भी जानते होंगे कि चौकी पर अभी तक कोई कमक नहीं पहुंची, क्योंकि मौसम ने ऐसी कोशिश को नाकाम बना दिया था। और अब बर्फबारी रुक जाने पर वो अंधेरे में अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरे हमले का भी सोच सकते थे। एक बार बाहर जाना बहुत जरूरी हो गया था। मैंने अपने सर को झटकते हुए अपने होशो-खवास को बहाल रखने की कोशिश की और लड़खड़ाते कदमों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। सर्दी की एक लहर ने मुझे यह कर दिया था। अंदर और बाहर के दर्जा हरारत में इस वक्त जमीन और आसमान का फर्क था। मेरे दांत बजने लगे थे। मैंने अपने चेहरे के टोपी से बाहर रह जाने वाले थोड़े से हिस्से को हाथ से ढांप लिया। वहां कब्र जैसी तरीकी और ठंडक थी और आसमान से गिरने वाली बर्फ अब वाकई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। ठंडी हवा के झक्कर भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहे थे। मैं वापस अंदर पलट आया। कुछ देर बेदम सा बैठा मैं वहां रेडियो पर गूंजने वाली आवाज को भी मकसद सुनता रहा। फिर मैं उठकर वायरलेस के पास चला गया। रेडियो को वक्ती तौर पर मैंने बंद कर दिया था। वायरलेस की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हुए मैंने एक बार फिर बेस कैंप से राब्ता कायम किया। मौसम के ठीक होने की खबर इन तक भी पहुंच चुकी थी और एक बड़ा रिस्क लेते हुए वो 10 लोगों की एक टीम को रात के इसी वक्त वहां पहुंचने की तैयारियां कर चुके थे। मैं जानता था वो 10 के 10 लोग इस वक्त इस मुहिम पर रवाना होते हुए अपनी जान को दांव पर लगाएंगे, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। जल्दियां बदी किसी टीम को यहाँ आना ही था और बेहतर था ये टीम इसी वक्त यहाँ आ जाती। हर गुजरते लम्हे के साथ मैं निढाल हो रहा था और मैं नहीं जानता था कि मैं किस वक्त अपने होशो खवास खो दूंगा। इस वक्त से पहले किसी को यहाँ होना चाहिए था, वरना ये चौकी भी। मैं अपनी जगह आकर बैठ गया, मगर इस बार मैं कदरे मुतमिन था। चंद घंटों की बात थी, फिर टीम यहाँ पहुंच जाती। 10 लोग तो ना सही, इनमें से 2-4 तो यहाँ पहुंच ही जाएंगे और ये भी मुमकिन है कि 10 के 10 यहाँ पहुंच जाएं। अगर वो बहुत खुशकिस्मत हुए तो मैं एक बार फिर मशीन गन से बाहर फायर करने लगा। ये जरूरी था। दूसरी तरफ से जवाब फौरन आया। इस बार मैंने कदरे ज्यादा देर तक फायरिंग की। मेरे पास वहां इम्यूनिशन की कमी नहीं थी। दूसरे राउंड को फायर करने के बाद मैंने दीवार के साथ टेक लगा ली और गहरा सांस लेने लगा। दूसरी तरफ अभी भी फायरिंग हो रही थी, मगर मेरा अब इस फायरिंग के जवाब में फायरिंग करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जानता था कुछ देर बाद वो भी थक हार कर बैठ जाएंगे। एक बार फिर मैंने रेडियो ऑन कर दिया। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सियाचिन के एक हीरो से। मैं कुछ चौंक गया। अपनी समातों को मैंने रेडियो पर मरकूज कर लिया। 1984 में सियाचिन पर भारत के कब्जे के बाद ये इन पहले फौजियों में से हैं जिन्होंने वहां अपने फराइज सर अंजाम दिए। ये फौजी हैं जिन्हें वहां भिजवाते हुए इस तरह का लिबास और हथियार फराहम नहीं किए गए थे जो हमारे फौजियों को आज सियाचिन पर भिजवाते हुए फराहम किए जाते हैं। इसके बावजूद इन फौजियों ने वहां अपनी चौकियां भी कायम की और वतन की सरहद का दिफा करते हुए दुश्मन को पूरे सियाचिन पर काबिज होने से रोका। मैं बिल्कुल खामोशी के साथ ट्रांसमिशन सुन रहा था। मैं दावत देता हूँ सूबेदार रिटायर्ड करीम बख्श सतारा जुरत को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं नहीं जानता कि करीम बख्श से पहले कंपियर कितने मेहमानों से गुफ्तगू कर चुका था, मगर हाल में गूंजने वाली तालियों की आवाज बहुत पुरजोश नहीं थी। हमारे मेहमान को स्टेज तक पहुंचने में कुछ वक्त लग रहा है, क्योंकि वो पिछली नशिस्तों में बैठे थे, मगर ये तखीर हमारे लिए बात से जहमत नहीं है। कंपेयर अब कह रहा था पिछली नशिस्तों पर और अगली नशिस्तों पर कौन बैठा होगा मैं तस्वुर कर सकता था। जनरल्स, वजीर, ब्यूरोक्रेट्स। मैं कदरे तलखी से मुस्कुराया।
करीम बख्श ने यकदम चौंक कर कंपेयर को अपना नाम लेते हुए सुना। पिछले पौन घंटे में वो कितने ही लोगों को स्टेज पर जाते और कंपेयर से गुफ्तगू करते हुए अपने तजर्बात सुनाते देखा था। बाज की बातों पर इसकी आंखें नम हो गई थी, बाज की बातों पर फख्र से इसका सीना तन गया था, बाज की बातों पर इसने बड़े जोशो खरोश के साथ तालियां पीटी थी, इतनी तालियां कि इसके हाथ सुन से हो गए थे। वो ये भूल ही गया था कि अभी इसे भी स्टेज पर जाना और फिर वो सब कुछ दोहराना है जो अब कंपेयर के नाम लेने पर वो अचानक घबरा गया था। कुछ देर के लिए इसकी समझ में नहीं आया कि वो किधर से स्टेज पर जाए। हालांकि रिहर्सल के दौरान इसे भी दूसरों के साथ जरूरी हदायत दी गई थी। फिर कदरे कांपती हुई टांगों और जिस्म के साथ वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी रोज से निकलने लगा। वो लोगों के अपने चेहरों पर जमी हुई नजरें देख सकता था और वो इन तालियों को भी सुन रहा था जो इसके लिए बज रही थी। सीढ़ियां उतरकर पहली रो के सामने से गुजरते हुए इसने लाशौरी तौर पर रुककर वहां बैठे हुए जनरल्स को सलूट किया। इनमें से चंद ने बेतासुर चेहरे और गर्दन के एक हल्के से खम के साथ इसके सलूट का जवाब दिया, मगर वो वहां रुका नहीं। वो स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगा। करीम बख्श साहिब, आपने सियाचिन पर काफी अरसा गुजारा और वहां चौकी कायम की थी। आप अपने इन तजर्बात से हमें भी आगाह कीजिए। कंपेयर करीम बख्श से गुफ्तगू का आगाज कर रहा था। आप सियाचिन पर भिजवाए जाने वाले पहले फौजियों में से एक थे। आप बताइए, जब आप वहां पहुंचे तो क्या था वहां? बर्फ करीम बख्श के मुंह से बेख्तियार निकला। हाल में कुछ खिलखिलाहटें उभरी। करीम बख्श अब जैसे खला में किसी गैर मुरई चीज को देख रहा था। बर्फ मैंने थके हुए अंदाज में दीवार के साथ टेक लगा दी। हाँ, बर्फ के अलावा ये और है भी क्या यहाँ? मैंने सोचा, बर्फ का कब्रिस्तान, ये वही बर्फ जो इस वक्त मेरे 6 साथियों को डांप चुकी है। रेडियो में से आवाज नहीं आ रही थी। करीम बख्श शायद कुछ और लफ्जों की तलाश में था। यहाँ मौजूद बर्फ दिन की रोशनी में आंखों को अंधा कर देती है और रात के अंधेरे में हर चीज को निगल लेती है। यहाँ सिर्फ दुश्मन का खौफ नहीं होता, बर्फ का खौफ भी होता है। शायद मैं भी कंपेयर के सवाल पर इसी तरह एक लफ्ज बोलकर गूंगा हो जाता। मैं इंतजार कर रहा था इस शख्स के मुंह से निकलने वाले लफ्जों का। बहुत बर्फ थी वहां पे। इसने लड़खड़ाते हुए बोलना शुरू किया। कभी यकदम पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती, नहीं बर्फ गायब हो जाती, फिर पता भी नहीं चलता था कि वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। एक बार फिर वो इसी तरह खला में गूंजने लगा। कंपेयर ने मुदाखलत की। आप पहले फौजियों में से एक थे। जी, क्या मुश्किलात पेश आई आपको वहां भिजवाए जाने पर, खास तौर पर जब आपके पास आज जैसी सहूलियात भी नहीं थी? कोई मुश्किलात पेश नहीं आई, करीम बख्श ने एकदम किसी मशीन की तरह कहा। जज्बा था हमें, हम लड़ने गए थे वहां। मैं अब इस आदमी के लहजे को पहचान सकता था। किसी मशीन की तरह अब वो बातें कह रहा था जो तोते की तरह रटाई जाती हैं। वो सामने बैठे इतने जनरल्स के सामने इस खौफ का इजहार नहीं कर पा रहा होगा जिसका शिकार वो पहली दफा वहां आकर हुआ होगा। मैं जानता था, मैं महसूस कर सकता था इसकी तन्हाई को, इसके खौफ को, मगर फिर भी कुछ तो मसाइल पेश आए होंगे आपको। कंपेयर ने इसरार किया। हाँ, थोड़े बहुत मसाइल पेश आए थे। वहां कुछ भी नहीं था। हम नीचे से 20 लोग ऊपर जाने के लिए चले थे, मगर वहां सिर्फ 3 पहुंचे थे। करीम बख्श जैसे एक बार फिर किसी ट्रांस में चला गया। रास्ते में पता नहीं चलता था कौन कहाँ गया, कौन कहाँ फिसल गया। हम एक दूसरे के साथ रस्सी बांध कर चलते थे, फिर भी वहां बर्फ से ढकी हुई खाइयां थी। हम एक दूसरे को बचा भी नहीं सकते थे। पहली रो में बैठे हुए एक अफसर ने जमाही ली। शो कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा था। इसे अभी एक पार्टी में भी शिरकत करनी थी और वहां का माहौल यकीनन यहाँ के माहौल की तरह नहीं होगा। इसने कदरे बेजारी के साथ सोचा, अब इन जनरल्स की वजह से मैं उठकर जा भी नहीं सकता और ऊपर से ये फजूल आदमी इतने लंबे लंबे पोज ले रहा है। इसको चाहिए जल्दी बात खत्म करे। वो बेजारी से स्टेज को देखने लगा। आपके चेहरे पर जो निशानात हैं, ये किस चीज की वजह से हैं? कंपेयर अभी इस आदमी से पूछ रहा था। करीम बख्श ने बेख्तियार अपनी नाक को छुआ। बर्फ से जल गया था मैं। फ्रास्ट बाइट, मैंने सेरे लब दोहराया। 2 दिन पहले मैं इसका शिकार हुआ था जब मैं औंधे मुंह बर्फ पर गिरा था और मैं खुशकिस्मत था, मेरे